नेटवे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी को क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 लेकर के आ रहे हैं। चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में होगा रियल नंबर। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी यहाँ पर हम आपको एक छोटे से झलक में बताना चाहेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चले परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। देखिए वास्तविक संख्या जो हुआ वह क्या हुआ हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में समझिए गिनती की कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 सब है। अब देखिए P बटा Q कहने का मतलब P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q क्या होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1 1 1 1। तो P ऊपर ये क्या हो गया P और नीचे क्या हो गया Q, तो P बटा Q के रूप में है या नहीं है। इसके बाद में चलिए -4 -5 -6, इस सबके नीचे भी तो 1 1 1 लिख सकते हैं ना। उसके आगे चलिए तो आप कह सकते हैं 3 बटा 2 5 बटा 4 3 बटा 8 इत्यादि। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब दूसरा आता है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे यानी वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वास्तविक संख्या इसमें क्या था, परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। इसमें क्या होगा P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। इसमें क्या होगा P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। एग्जाम्पल में देखिए जैसे इसमें हो जाएगा 6.9873264 डॉट 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 चलता जाएगा। √3 √5 √7। अब क्या इसके नीचे भी तो बटा 1 है, तो P बटा Q के रूप में होगा कि नहीं। बात तो सही है, लेकिन जब आप √3 का दशमलव वैल्यू में जब आप जाएंगे, √5 का दशमलव वैल्यू में जब जाएंगे, फ्रैक्शन जब हटाएंगे, P बटा Q करने का मतलब क्या हुआ, डिजिट होना चाहिए। तो जब इसको रूट हटाएंगे तो यह क्या होगा, दशमलव लगातार बढ़ता चला जाएगा, और जिस वजह से इसको हम P बटा Q के रूप में एक्यूरेट नहीं लिख सकते। तो यही है परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके बारे में हम पीछे के वीडियो में बताए हुए थे, फिर भी हम यहाँ पर
चैप्टर में थोड़ा रिवीजन कर लिए हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए पी और क्यू क्या होना चाहिए हमारा, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पी और क्यू हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यहां हम लिखे देते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो आपको पता होगा क्या √3 पूर्णांक है, √5 पूर्णांक है, √7 पूर्णांक है? नहीं है। अब देखिए पूर्णांक कहते किसको है, हकीकत में पूर्णांक किसको कहते हैं इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन एक झलक यहाँ पर फिर से आते हैं। गिनती की संख्या में जब आप धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं तो उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे में समझिए, नंबर लाइन से ही हम समझा देते हैं। ये आपका 0 हो गया, इधर 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। इधर -1 -2 -3, ये भी डॉट 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 कहां, -इन्फिनिटी तक। तो देखिए इधर ये जो हमारा 0 से इस साइड का हो गया, ये क्या है हमारा धन पूर्णांक है, और इधर जो हो गया यह क्या है हमारा ऋण पूर्णांक है। 0 जो है हमारा न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है, इसलिए 0 पूर्णांक नहीं है। आपसे पूछा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव में क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है, आप आंख मूंद के जवाब दीजिएगा 0 कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यही है पूर्णांक संख्या। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी संख्या वास्तविक संख्या होगी, कौन परिमेय होगा, कौन अपरिमेय होगा। अब हम आपके चैप्टर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और भाग एल्गोरिथम का जो है यूक्लिड, इसके बारे में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कहते किसको हैं, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या का हल प्राप्त करने का चरणबद्ध प्रक्रिया को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे आप समझिए, अगर हमको क्या करना है, 6 3 2 को जोड़ना है 3 8 7, तो हम लोग चरणबद्ध करने का क्या मतलब है, इधर से चलते हैं 7 2 9, क्या हम इधर से जोड़ स्टार्ट कर देते हैं क्या, 8 3 11 फिर 6 3 9, इस तरह से नहीं ना करते हैं। एक चरणबद्ध प्रक्रिया से इधर 7 2 9 8 3 11 की 1 हासिल 1 6 3 9 1 10, तो इस तरह से चलते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चरणबद्ध प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चरणबद्ध प्रक्रिया। तो एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। अब आता है प्रमेयिका या लेमा। आपसे पूछेगा लेमा क्या है, तो आंसर दीजिएगा लेमा एक सिद्ध कथन है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से निकलता है और बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कहां से पूछ लिया। आपसे पूछेगा लेमा क्या है, ऑप्शन देगा एक कथन है, एक अपरिमेय है, कुछ कुछ दे देगा, तो आप क्या जवाब देंगे, लेमा एक कथन है। तो लेमा एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। अब आती है बात भाजकत्व की, यानी भाजकत्व में इंग्लिश में इसको डिविजिबिलिटी कहते हैं। भाजकत्व, भाजकत्व इंग्लिश में इसको डिविजिबिलिटी कहते हैं, DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी, भाजकत्व। देखिए भाजकत्व डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप सभी को पता ही होगा भाजकत्व और डिविजिबिलिटी में अगर ये 6 है, 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 3 ये 7 ले लीजिए,
भागफल। तो 2 तिहाई 6, शेष क्या बचा 1। इसको क्या कहते हैं शेषफल। शेषफल इंग्लिश में इसको कहते हैं रिमाइंडर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर। इसको कहते हैं भाज्य। ये हमारा है भागफल और ये हमारा क्या है भाजक। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है सो देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। यहां देखिए भाज बराबर भाजक कितना है हमारा 2, 2 गुना भागफल कितना है 3, 3 शेषफल कितना है जोड़ जोड़ 1। 2 तिहाई 6 प्लस 1 बराबर 7। ये 7 हमारा क्या है भाज्य ही ना। तो ये फॉर्मूला इस तरह से हम सिद्ध कर देना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहीं से एक फॉर्मूला आता है, यानी लेमा के रूप में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप जब किन्हीं दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए एक अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त करना चाहते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है, यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होना चाहिए, जहां हमारा आर क्या होना चाहिए वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होना चाहिए। यानी 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए आर और बी से छोटा होना चाहिए। देखिए यहां पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर क्या रिमाइंडर शेषफल, बी क्यू ए क्या है भाज्य आप ले लीजिए, बी क्या है तो ये आपका भाजक हो जाएगा और क्यू क्या हो जाएगा आपका भागफल हो जाएगा। यहां पर बी भाजक हो जाएगा और क्यू हमारा क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। ये भाजक हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा और ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग भाग एल्गोरिथम के फॉर्मूला जो है उस पर बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन है 36, तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7 जोड़ 1। क्या हम 36 को 5 गुना 7 जोड़ 1 लिख सकते हैं। इसमें देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, तो ए बराबर हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं 36, बी बराबर क्या लिख सकते हैं 5, क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं 7 और आर बराबर क्या लिख सकते हैं 1। क्या इसमें किसी को किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप बोलिए। तो इस तरह से अगर हम उल्टा चलते हैं, हमको ए बराबर 6 नहीं दिया रहा है, ए हमको नहीं दिया रहा है, बी क्यू और आर दिया रहा है, तो हम लोग ए नहीं निकाल सकते। अगर हमको दे दे बी बराबर 5, क्यू बराबर 7, आर बराबर 1, हमसे पूछ ले ए बराबर व्हाट, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके ए नहीं निकाल सकते हैं। चाहे अगर हमको ए बराबर अगर 36 दे दे और क्यू पूछे तब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ बी हमारा 5 है, हमसे क्यू बराबर व्हाट पूछा है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस
आर, ए कितना है हमारा 36 बराबर बी कितना है 5, क्यू हमको पता नहीं, हमको क्यू निकालना है, प्लस आर कितना है 1। ये एक बराबर के इस साइड जोड़ में, तो इस साइड आएगा तो क्या चीज में होगा घटाव में, तो इस साइड हम इसको लाएंगे तो 35 बराबर 5 क्यू होगा। ये 5 से 35 कटा 7 बार में, क्यू बराबर 7 आ गया। देखे तो क्यू बराबर यहाँ पर 7 था कि नहीं। इसी तरह से आर भी हम निकाल सकते हैं, हमसे जो पूछे वो हम इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में समझे, अगर हमको दे दे ए बराबर 4, ए बराबर क्या दे दे 4, बी बराबर दे दे हमको 19, आर बराबर दे दे 4, हमसे पूछे क्यू बराबर 8। एक चीज बताइए, अब आप लोग तो देखिएगा कि घबरा जाइएगा कि अच्छा इस सबका गुना करके 36 हो रहा है, यहाँ ये क्या हो गया 4 आ गया। कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए कितना दिया हुआ है 4, बी कितना है 19, क्यू कितना है हमें निकालना है, क्यू कितना है हमें निकालना है, तो गुना क्यू ही छोड़ देते हैं, प्लस आर कितना है 4। अब देखिए ये 4 में 4 इधर घट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बराबर 19 गुना क्यू, तो ये क्यू बराबर 0 बटा 19 होगा। देखिए इधर गुना में तो इधर आ गया भाग में, तो क्यू बराबर 0। तो ऐसे भी देखिए ना, बी क्यू करेंगे तो 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा। 19 में जब हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा, तो आर ए के बराबर ही ना हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब महत्तम समापवर्तक की ओर बढ़ रहे हैं। HCF, हमसे अब HCF पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कीजिए 15,365 एवं 3,045 का मौसा का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ज्ञात करें। अब बताइए, हमको तो सिंपल मौसा देता तो हम मौसा निकाल लेते, लेकिन ये हमसे क्या पूछ लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से। अब हम इस मौसा को कैसे निकालेंगे? देखिए एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां लिखेंगे हल बराबर, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे 15,365 बराबर बी हमको कितना दे दिया है 30,45 गुना 3,045 में कितना से गुना लगेगा इसमें देखिए 3,000 पचे 15,000, 40 पचे 200, तो ये 5 से लगेगा प्लस, तो कितना होगा 3,045 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 15,225। 15,225 देखिए 3,000 पचे 15,000, 40 पचे 200, 50 25, तो 15,225 आएगा। तो आपको शेष बचेगा 140।
कितना शेष बच जाएगा 140। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए फिर ये बी को ए ले लेंगे, 30 45 बराबर शेष कितना आया था मेरा 140, तो 140 यहां लेंगे गुना। अब 140 से कितना से गुना किया जाए कि 30 45 आ जाए, तो देखिए 21 से आपको गुना करना होगा प्लस 105 होगा। देखिए 21 से अब हम कैसे गुना कर दे, 20 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28 होगा, और देखिए 140 गुना 20 अगर करेंगे तो 2 को 0 है तो 2 को 0 उतार दीजिए, 14 दूना 2800। 21 से करना है यानी 140 और ऐड करना होगा तो 2940 हो जाएगा, 2940 हो जाएगा। तो बच कितना रहा है 345 है तो 105 ही ना बचेगा। अब देखिए फिर 140 को लेंगे बराबर 105 गुना 1 प्लस 35, फिर 105 को लेंगे तो 105 बराबर 35 गुना 3 प्लस 0, क्या आ गया 0। तो इस तरह से मौसा इसका क्या हो गया, लास्ट पॉइंट यही ना कटा, तो इस तरह से इसका मौसा बराबर हो जाएगा आपका 35। मौसा बराबर क्या हो जाएगा 35। अब आपके मन में 2 सवाल उठता होगा कि यहां तक हम क्यों आए, यही स्टेप पर खत्म कर देते हैं। तो देखिए जब तक आपका रिमाइंडर यानी शेष शून्य नहीं होगा तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप आना है। जब आपका शेष क्या हो शून्य हो जाए तब आप इसको छोड़ देंगे। अब देखिए जैसे यूक्लिड लेमा इससे था, तो यहां पर क्या था ये, अब यहां पर हम लोग क्या किए, भाजक किसको लिए थे, भाजक बराबर यही ना था हमारा 30 45, तो भाजक बराबर 30 45 लिख देंगे, और शेष कितना था 105, तो शेष बराबर 105 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या है हमारा, भाजक बराबर 140 और शेष कितना है हमारा 105। उसके आगे देखिए यहां पर भी क्या है हमारा, भाजक बराबर 105 और शेष बराबर 0। तो देखिए एग्जाम में आप इसको छोड़ नहीं दीजिएगा, आपकी मर्जी, आप साथ साथ लिखे, चाहिए बना लेने के बाद ये देख करके आप